नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तो आज के बाजार का पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रखेंगे और इसके साथ ही आपकी कराएंगे विशेष तैयारी कल के बाजार की। आखिर कल के बाजार में क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, कल के बाजार में किन सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, इसके साथ ही बाजार का जो मूड माहौल है, जो खबरें सामने आ रही हैं, उस हिसाब से किन शेयर पर, किन सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए, ये सभी आपके सामने हम सिलसिलेवार ढंग से रखेंगे। यही नहीं, इस शो में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी होता है। आपके सवाल हम शामिल करते हैं, खास करके सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो आप सवाल पूछते हैं। तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, लेकिन आपके सवालों को शामिल करने का जो हमारा इस शो में तरीका है वो थोड़ा अलग है। आपको जो सवाल हमारे कल दर्शकों ने हम तक पहुंचाए हैं वो सवाल हम आज लेंगे। तो आज जो लाइव सवाल होंगे वो हम नहीं लेंगे, वो अगले दिन हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे। तो सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक पर आप एक्टिव हैं तो वहां पर सवाल पोस्ट कीजिए। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आपके सवाल पोस्ट कीजिए। हर दिन हमारे पास 250-300 के करीब केवल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं जो बताते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं। समय सीमा होती है, उस समय सीमा में हम जितने सवालों को शामिल कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो चलिए फटाफट से जरा अपने दो खास एक्सपर्ट को आज की चर्चा में शामिल करते हैं। तो हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च सनी अग्रवाल। सनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले साहब। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, जरा बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। तो बाजार आज बेहतर रहे, बेहतर इस लिहाज से रहे कि एक जो कहते हैं ना कि पुल बैक लगातार दिखाने की जो कोशिश थी, जो मजबूती थामने की कोशिश थी, वो बाजार में नजर आई। हालांकि शुरुआती दौर में जो है ये मोमेंटम पकड़ने के साथ हमने बैंक निफ्टी में देखा कि करेक्शन आया, लेकिन एक बार फिर बाजार बंद होने तक वहां पर भी मोमेंटम हमें देखने को मिला। बाजार को अगर हम देखें तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,300 के पास बंद हुआ, लगभग 325 अंकों की यहां पर तेजी नजर आई। सेंसेक्स को देखें तो 8,900 के करीब यहां पर उछाल देखने को मिला, 79,450 के करीब बंद हुआ। बात करें बैंक निफ्टी की तो यहां पर भी 350 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आई, 50,100 के करीब बंद हुआ बैंक निफ्टी। और आज के बाजार में अगर हम एक्शन को देखें तो ओएनजीसी ब्रोकरेज की दमदार रिपोर्ट के दम पर यहां पर 7% से ज्यादा की तेजी हमें नजर आई। सरकारी शेयरों में कोल इंडिया में जबरदस्त तेजी नजर आई। अडानी एंटरप्राइजेज में भी आज 3.5% की तेजी नजर आई। अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, ये वो स्टॉक्स थे जहां पर मोमेंटम गेन होता नजर आया। निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक, आयशर मोटर्स, टेक महिंद्रा और टाइटन जैसे शेयर, और इसके एचयूएल भी शेयर ऐसा था जहां पर हमें आज दबाव देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल से ज्यादा बेहतर नजर आया। 20,067 स्टॉक दिन के अंत में, जी हां, कारोबार के अंत में 2,067 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए, और 442 शेयर ऐसे थे जो कि आज जिन पर दबाव हमें देखने को मिला। लेकिन बाजार में जो कंसर्न है वो ये है कि जिस तरह का पुल बैक हम चाह रहे हैं, जिस तरह का देखिए करेक्शन जो नजर आया है वो तो बहुत जबरदस्त करेक्शन था, लेकिन उस मुकाबले जो पुल बैक नजर आना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, और दोनों काउंटर्स बराबरी से नहीं चल रहे हैं, और ये एक कंसर्न बना हुआ है। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सीधा सवाल यही है कि बाजार ने जो करेक्शन दिखाया उसके मुकाबले जो पुल बैक है वो पुल बैक उतना मजबूत नहीं, फिर भी बाजार थामे हुए हैं अहम लेवल्स को। आज हम देख रहे हैं कि 24,200 के पार भी जो है वो निकलने की कोशिश, और आखिर तक बंद होते थे 24,300 को भी थामे रहा बाजार। बताइए, अब जब कल बाजार खुलेंगे तो क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, और आपका नजरिया क्या रखता है, ये पुल बैक आपको कैसा दिख रहा है? अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें राजेश जी।
प्रशांत जी, मैं मार्केट ब्रेथ को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता हूँ एंड जिस तरीके का आज मार्केट ब्रेथ था, तो अगर आप देखें लास्ट 2-3 दिन से जो वीकनेस थी, तो वो कहीं पे भी मार्केट ब्रेथ में नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छा एडवांस डिक्लाइन आज हमें देखने को मिला एंड अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी को वही चीज़ अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स में अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी जो है एक 89 ईएमए पे और जो इलेक्शन रिजल्ट का जो रैली आया था, उसके उसका जो 50% रिट्रेसमेंट है, वहां पे एक बेस बनते हुए हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है और एक होमिंग पिजन, एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी की बात करें, तो 50 ईएमए पे कहीं ना कहीं बेस बन रहा है और एक रेंज बन रहा है एक आर्ली चार्ट्स में। और आपने जो पूछा है, पुल बैक मूव आया नहीं है, बट मार्केट ब्रेथ ये बता रहे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। बट अभी आरबीआई पॉलिसी कल है, इसके लिए वो मेजर मूव इंडेक्स में नहीं देखने को मिला है। बट अगर यही स्तर जो निफ्टी के 24,000 के है और बैंक निफ्टी के रिसेंट लोज है, अगर वो होल्ड करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा ट्रैक्शन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये है नजरिया, एक पॉजिटिव जो है वो अप्रोच फिलहाल राजेश जी की तरफ से आती हुई। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। यूट्यूब पर जो हमारे पास सवाल कल हमारे दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में पोस्ट किए, उनको सबसे पहले शामिल करते हैं। अरुण रावत साहब का सवाल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जानना चाहते हैं। 1000 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 75 के लेवल पे बाइंग की हुई है, तो फिलहाल नुकसान में इस वक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नजर आते हुए। सनी बताएं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 75 की बाइंग क्या करना चाहिए? या प्रशांत जी, आई थिंक अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहने की राय रहेगी। हालांकि एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो Q2 है उसमें थोड़ा स्लो डाउन होते हुए देखेंगे, जिसका इंडिकेशन बैंक की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस बार के जो तिमाही नतीजे आए थे उसके ऑन कॉल में ऑलरेडी कह दिया था। तो मुझे लगता है कि कुछ समय तक ये शायद 70 और 80 के बैंड में ट्रेड करेगा और एक बार जब Q3 के जब नतीजे आएंगे या जब आरबीआई से कहीं ना कहीं संकेत मिलेंगे रेट कट के, उसके बाद मुझे लगता है कि ओवरऑल प्राइवेट बैंक में भी एक अच्छी खासी रैली देखी जा सकती है। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली बनने की राय रहेगी आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। रामचंद्र चौहान जी का सवाल शामिल करते हैं। एमएनएम का शेयर इन्होंने लिया हुआ है, 2828 के भाव पे इन्होंने इस शेयर में एंट्री ली हुई है। 165 शेयर इनके पास हैं। जाहिर सी बात है कि फिलहाल हम देख रहे हैं कि 2600 के 2700 के आसपास ये स्टॉक है, इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन नुकसान यहां पर होता हुआ। राजेश जी बताइए, एमएनएम क्या नजरिया बन रहा है? 2800 के ऊपर की बाइंग है। देखिए, एम अगर देखें तो डेली चार्ट में डबल टॉप फॉर्मेशन स्टॉक में देखने को मिल रहा है एंड अभी फिलहाल जो उसका सपोर्ट था 2700 का, उसके नीचे ब्रेक कर दिया है। तो एक्सपेक्ट करें कि आने वाले सेशंस में भी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है 2550 के लेवल से रिटेस्ट कर सकता है। बट अगर एक लंबी अवधि के अगर हिसाब से अगर होल्ड रख सकते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि 2550 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट पे एवरेज करिए एंड हायर लेवल्स पे आने के बाद प्रॉफिट बुक करिए। तो ये है रणनीति खासतौर पर आपको मिलती हुई। सुजीत सिंह का सवाल शामिल करते हैं, रेल टेल पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 518 के भाव पे 367 शेयर खरीदे हैं। सनी जरा राय दीजिए। मुझे लगता है 8-10% का तो नुकसान जिस लेवल पे इन्होंने बाय किया हुआ था वहां से हो चुका है। हालांकि आज अगर हम रेल टेल के शेयर में देखें तो लगभग 3.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में तो प्रेशर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पिछले एक महीने में भी लगभग 12.5% टूटा है ये स्टॉक। अब यहां से जो आज की तेजी है वो कहां कैरी फॉरवर्ड होती दिख रही है? क्या इनके लेवल या इसके ऊपर आने के लिए कितना समय और लग सकता है? आई थिंक प्रशांत जी, थोड़ा सा शायद वेटिंग पीरियड लंबा हो सकता है, क्योंकि हमने जो इलेक्शन का आउटकम आया था उसके बाद जिस तरह से एक लंबी रैली देखी थी रेलवेज और स्टॉक में, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पुल बैक या काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। आई थिंक कंपनीज को अब मे बी एक या 2 क्वार्टर तक पहले नतीजे दिखाने होंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी रोबस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
बट मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने के लिए मे बी स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा नीचे के लेवल पर, और उसके बाद शायद एक अप मूव देखने मिले। तो थोड़ा-सा लंबा इंतजार करना होगा रिटेल में। समर अग्रवाल साहब का सवाल शामिल करते हैं। एनबीसीसी पे राय जानना चाहते हैं और मुझे लग रहा है आज की ही इनकी बाइंग है, लोअर लेवल्स पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की हुई है। स्टॉक की संख्या कम है लेकिन जो भी गेन है वो आज का ही गेन है। बताएं राजेश जी, 165 की बाइंग है, आज की ही बाइंग लग रही है इनकी, और जो आज डे गेन चाहिए था वो तो हासिल हो गया इनको। हालांकि शेयरों की संख्या कम है तो वो फायदा बहुत ज्यादा ऐसा दिख नहीं रहा है। बताइए क्या रणनीति अपनानी जानी चाहिए? देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। लास्ट कुछ दिनों में प्रॉफिट मार्केट के वीकनेस के साथ नीचे आया है, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। आने वाले हफ्तों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक जो है वापस 185 टू 190 के लेवल जो है वो रिटेस्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली बने रहिए। 159 के आसपास इसका काफी अच्छा बेस बन रहा है, तो 159 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड बाउंस में 185 190 आता है तो वहां पे मल्टीपल टॉप से तो वहां पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। प्रखर का सवाल लेते हैं। ग्रासिम इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। 2500 की इनकी बाइंग है और इनके भाव से फिलहाल 150 ऊपर है ये स्टॉक का। फायदा होता हुआ सनी बताएं, ग्रासिम इंडिया क्या नजरिया बन रहा है? फिलहाल फायदे में है, 2500 की बाइंग है इनकी। आई थिंक ग्रासिम में बने रहना चाहिए। क्वालिटी कंपनी बिजनेस है बिरला के होल्ड में। एट द सेम टाइम जो पेंट बिजनेस है वो भी इसी कंपनी का पार्ट है। आई थिंक अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली बने रहने की राय रहेगी। और अगर ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से काम कर रहे थे ग्रासिम में, तो मुझे लगता है कि देन समवेयर क्लोज टू 2700 2750 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉफिट कैन बी बुक्ड। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह। हिंदुस्तान कॉपर पर रघुवीर सिंह है हमारे एक दर्शक जिन्होंने सवाल पूछा है। थोड़े ऊपरी स्तरों पे इनकी भी बाइंग है। 328 के स्तर पे इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर में एंट्री की हुई है। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगभग 4.5% की तेजी नजर आई है। और राजेश जी बताइए, चार्ट देखकर क्या नजर आ रहा है? थोड़े ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है लेकिन आज जो तेजी है, क्या इस तेजी के ट्रेंड पे सवारी की जा सकती है आगे के लिए? आज मेटल काउंटर्स में अच्छा मोमेंटम था और हिंद कॉपर भी अगर आप देखें तो 200 डेज पे अपना एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। एक अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी है सपोर्ट पे, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है वापस। उनका भाव जो है अराउंड 345 350 वो जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें प्रीवियस डेटा तो अप्रैल में भी जहाँ से स्टॉक में रैली आया था तो वो यहाँ से ही रैली आया था, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 345 350 आता है तो वहां पे वापस चेक करना होगा कि चार्ट स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो यहां पर आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई राजेश जी की तरफ से। शुभम कुमार का सवाल शामिल करते हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर पे राय जानना चाहते हैं। 751 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है और यहां से अच्छे खासे नुकसान में इस वक्त नजर आते हुए। बताइए सनी, टाटा मोटर्स डीवीआर कब तक रिकवरी हो सकती है इस नुकसान की? आई थिंक बने रहने की राय रहेगी। अल्टीमेटली टाटा मोटर्स डीवीआर के जो शेयर है वो टाटा मोटर्स में कन्वर्ट होंगे और ये रेशियो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। तो आई थिंक टाटा मोटर्स डीवीआर का जो शेयर का मूवमेंट है दैट विल बी इन लाइन विथ टाटा मोटर शेयर। और एट द सेम हमने अभी देखा था कि ये करेक्शन में जो ग्लोबल फेसिंग बिजनेसेस है टाटा मोटर, इनमें कहीं ना कहीं डीप करेक्शन हुआ था जब ये जापान का जो येन कैरी ट्रेड के रिलेटेड जब करेक्शन हुआ। आई थिंक जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आई थिंक वी विल सी अ स्विफ्ट रिकवरी इन टाटा मोटर्स एंड हेंस टाटा मोटर्स डीवीआर आल्सो। तो आई थिंक बने रहने की राय रहेगी, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं। ठीक है, बने रहने की आपको सलाह। यहां पर बढ़ते हैं आगे। अवनीश कुमार हैं और एमएनएम फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं। और अविश ने 305 रुपए के भाव पे इस स्टॉक में एंट्री की हुई है। 2000 शेयर इनके पास है, इनके भाव के आसपास ही है ये शेयर। बताएं राजेश जी, एमएनएम फाइनेंस पे क्या राय बन रही है आपकी? एम फाइनेंस में वीकली चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो काफी अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है। 295 290 के आसपास एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन रहा था एंड काफी समय के बाद उसके ऊपर एक सस्टेन ब्रेकआउट आया है। रिसेंट
करेक्शन में भी इसमें ज्यादा कोई वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। एंड जैसे मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है तो स्टॉक में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। हम एक्सपेक्ट करें ये जो स्टॉक है एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस रह सकता है, तो डेफिनेटली बने रह सकता है। और यहाँ से 325 330 के जो है टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। या M&M फाइनेंस पे प्रशांत हमारे अगले दर्शक हैं, यूट्यूब पर सवाल पूछा। इन्होंने टाटा टेक पर राय जानना चाहते हैं। 1015 की खरीद है, इनके भाव के आसपास ही स्टॉक फिलहाल। बताएं सनी, टाटा टेक क्या आप सुझाव देंगे? अगेन विद इन आईटी कंपनी मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि ये टाटा टेक से निकल करके सिमिलर इन्हीं की स्पेस में कंपनी है, ER&D स्पेस में KPIT, वहां मैं स्विच होने की राय दूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा टेक में जो ग्रोथ आउटलुक है थोड़ा सा रिलेटिव बेसिस पर थोड़ा वीक है। तो कंपेयर टू टाटा टेक आई थिंक देर आर मच बेटर अदर IT मिड साइज कंपनीज लाइक KPIT, SLA Kale Solutions, and one can switch from Tata Tech to other IT companies like KPIT. फटाफट से आखिरी सवाल ले लेते हैं विनोद का। अंबुजा सीमेंट पर राय जानना चाहते हैं। 665 की बाइंग है। फिलहाल आज हमने देखा कि सीमेंट पॉकेट में अच्छा रन देखने को मिला। अदानी ग्रुप के कुछ शेयरों में भी एक्शन नजर आया, अंबुजा सीमेंट भी उनमें से एक था। बताएं राजेश जी, अंबुजा सीमेंट 665 की बाइंग है। लास्ट 3-4 दिनों में काफी ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आज एक अच्छा खासा बाउंस है एंड एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस है। एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से भी एक अच्छा मूव आ सकता है टुवर्ड्स इनके जो बाइंग प्राइस है 665 680 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हायर लेवल्स पे काफी स्ट्रगल किया है इस स्टॉक ने रिसेंटली। तो मैं सलाह दूंगा कि अगर 670 680 ऐसा आता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये है खास रणनीति आपके स्टॉक पे। इतने ही सवालों को अब हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अब वक्त है हमारे कमेंट VIP शेयर्स का। सनी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, फटाफट से बताइए कि आपके VIP पिक कौन सी है? प्रशांत जी, मैंने चूज किया है जिंदल सॉ। बेसिकली लो PE कंपनी और रिसेंटली एक काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए थे। करंट मार्केट प्राइस 637 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 800 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ मोर देन 6 मंथ। 9 to 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर हैं, इनमें भी इनका जो परफॉर्मेंस है कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो जिंदल 100 पसंद आता हुआ 6 से 12 महीने की अवधि में 800 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं VIP शेयर्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे, और राजेश जी आप बताइए आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? पहला रिकमेंडेशन है वो है सीमेंस। आज कमिंस रिजल्ट के बाद कैपिटल गुड्स में काफी अच्छा मोमेंटम था। एंड अगर आप सीमेंस के भी बारे में बात करें तो 89 EMA पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। प्रीवियसली भी अराउंड इसी जोन से काफी अच्छा रैली हमें देखने को मिल रहा था। तो सीमेंस में एक अच्छा लॉन्ग फॉर्मेशन भी आज देखने को मिला है। एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड की वजह से एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। यहाँ सीमेंस बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 6540 और जो टारगेट रहेंगे वो नियर टर्म में 74 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो मोमेंटम पिक है एल्केम। एल्केम बहुत टाइम के बाद एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है और वॉल्यूम स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट फ्यू डेज में एल्केम में एक मोमेंटम मूव आ सकता है। एल्केम बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 5850 और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 5330 का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश जी इस अहम रणनीति के लिए। तो एल्केम लैब्स और इसके साथ ही सीमेंस पसंद आता हुआ राजेश जी को शुक्रिया। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सनी आपका भी। आप दोनों का जाने से पहले आप दोनों का डिस्क्लोजर लेना चाहेंगे। सबसे पहले राजेश जी अपना डिस्क्लोजर दें। जो भी मैंने स्टॉक डिस्कस किए उनमें तो मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। क्लाइंट्स के साथ मे भी हमने रेकमेंड किए होंगे। चलिए सनी फटाफट से डिस्क्लोजर दें। या डेफिनेटली आई थिंक जो भी स्टॉक हमने आज यहाँ डिस्कस किए हमने SBI सिक्योरिटी से क्लाइंट को रिकमेंड किए होंगे। मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है इन सब का। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। कल की तैयारी में मेरे साथ इतना ही दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। हर खबर